हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर और उसका नाम है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इससे पहले हम बायो का 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक आपका जीव विज्ञान का परिचय और एक आपका कोशिका, ठीक है। और उसको करने के बाद ये थर्ड चैप्टर है आपका, जिसमें कोशिका विभाजन के बारे में आपको पढ़ना है, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, थर्ड चैप्टर है आपका, देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो बेसिकली एक पहले भी आप जानते थे, बताए थे हम एक जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे भी वही बात रिपीट होगा कि जो कोशिका विभाजन की जो बात कही गई है, किसके द्वारा कही गई है, तो एक व्यक्ति है, उनका नाम है विर्चो। उन्होंने कहा था कि जो नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिका या पहले से विद्यमान कोशिका, जो भी कह लीजिए, उसके द्वारा होता है। तो नवीन कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, तो पूर्ववर्ती कोशिका या पहले से विद्यमान कोशिकाओं का द्वारा हो रहा है। तो उससे नवीन कोशिका का निर्माण, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि वह क्रिया जिस वे के द्वारा कोशिका अपनी ही जैसी अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो वो क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। तो वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिका अपनी ही जैसी अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो उस पूरे विभाजन को क्या कह देते हैं, ये कोशिका विभाजन कह देते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया, तो 1855 ईस्वी में सर्वप्रथम विर्चो या वर्चो ने बताया था कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नवीन कोशिकाओं का जन्म पहले से विद्यमान कोशिका या पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा होता है, ठीक है। तो जो भी पहले से कोशिका होगा उसके द्वारा क्या होगा, नए कोशिकाओं का आपको निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। ये कोशिका है और इससे आपको न्यू कोशिकाओं का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी को बोल देते हैं कि ये, और इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो ये दिया था विर्चो ने दिया था। इस पूरे को बोलते हैं कोशिका विभाजन। अब अगला पॉइंट है कि जो कोशिका है पहले से, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मदर सेल। जो कोशिका पहले से उपस्थित है उसको बोलते हैं मदर सेल, और या पेरेंट सेल कह देते हैं। और उससे जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है उसको बोलते हैं डॉटर सेल, या हिंदी में इसको कहते हैं संतति कोशिका। पहले से विद्यमान कोशिका को मदर सेल, मातृ कोशिका या पेरेंट सेल कह देते हैं। और उससे जिससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है उसको कह देते हैं संतति कोशिका, ठीक है। जो जिससे नई कोशिका बना है तो उसको, जो बना हुआ कोशिका उसको क्या कहेंगे, तो संतति कोशिका कहेंगे, डॉटर सेल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया भी हुआ है। तो जैसे ये आपका एक सेल है और इससे कोशिका का निर्माण हुआ, तो ये जो सेल का निर्माण हुआ डॉटर सेल है। क्या है, डॉटर सेल, डॉटर सेल। ये क्या है, मदर सेल है, आप इसी को पेरेंट सेल कहिए। और इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। 2 कोशिका का नाम क्या पड़ गया, डॉटर सेल पड़ गया, संतति कोशिका पड़ गया, संतति कोशिका, ठीक है। तो 2 आपको कोशिका देखने को मिल जाता है। ये 2 भी बन सकता है, 3 4 भी बन सकता है। तो आगे आप देखेंगे कि किसमें 4 और किसमें 2 बनता है, ठीक है। अब बात आती है कि जंतुओं में कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो आप देखे थे कि जंतुओं में कोशिका विभाजन के लिए तारक का जिम्मेदार था। कौन, तारक का, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम ही लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है सेंट्रोसोम, जो इसको आप तारक काय कह सकते हैं, तारक काय। ये जंतुओं में है। पादप में कोशिका विभाजन सेल पैलेट्स के द्वारा होता है। तो सेल पैलेट याद रखिएगा, उसके द्वारा कोशिका का विभाजन आपको देखने को मिलेगा, किसमें, पादप में, और जंतु में सेंट्रोसोम। चलिए अगला, कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो कोशिका विभाजन आपको 3 प्रकार का मिलेगा। एक का नाम है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन एंड असूत्री विभाजन। लास्ट वन इज कॉल्ड असूत्री विभाजन। इसको 3 अलग अलग इंग्लिश में आप नाम देखेंगे तो इसको माइटोसिस, अमाइटोसिस एंड माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो 3 अलग अलग वर्ग। एक हो जाएगा आपका क्या, तो एक हो जाएगा आपका समसूत्री, माइटोसिस। आप इस तरह से डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। माइटोसिस आप लिख सकते हैं, सेल डिवीजन कर लीजिए, पूरा सेल डिवीजन, या सिर्फ माइटोसिस डिवीजन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो जाएगा मियोसिस में हो जाता है क्या, तो ये अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये सब भी बात करेंगे। और एक है लास्ट आपका अमाइटोसिस, ठीक है, अमाइटोसिस। देखिए मुख्यतः क्या होगा कि कोशिका विभाजन 2 ही प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। बहुत जगह पे लिखा रहेगा, एक जगह पे कहीं कहीं पे आपको 3 जगह मिल जाएगा, तो 3 भी होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये गलत है। लेकिन हम मुख्य रूप से आपको 2 कोशिका विभाजन मिलेगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। अमाइटोसिस नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ग है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, आप आराम से पढ़िए, ठीक है। अगला है आपका, तो अलग अलग इसको हम तीनों को डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला जो डिवीजन है उसका नाम क्या है, माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। इसका नाम पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि इसमें समान सूत्री का विभाजन होता है। जब जो मदर सेल है
और जो पेरेंट्स मतलब जो डॉटर सेल बनेगा, जो दोनों में क्या होगा, क्रोमोजोम की संख्या, किसका, क्रोमोजोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या समान होगा। यहाँ पे सूत्र शब्द लिखा गया है वो गुणसूत्र के लिए लिया गया है। और सम का मतलब होता है बराबर, तो बराबर सम सूत्र, जिसमें बराबर सूत्र होगा उसको क्या कह देंगे, समसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब एक पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल से उसी के सूत्र के बराबर नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, तो उसको कह देंगे समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग कौन करा है, तो वाल्थियर फ्लेमिंग एक व्यक्ति है, उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। और उनके अनुसार माइटोसिस का अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण। माइटोसिस का जो अर्थ निकाला गया वो क्या है, धागे की तरह निर्माण। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए, और इन्होंने देखा कहाँ था, तो जंतु कोशिका में इस डिवीजन को देखा था पहली बार वाल्थर फ्लेमिंग ने। यह विभाजन कायिक या दैहिक कोशिका में होता है। कायिक या दैहिक कोशिका का मतलब जो भी आपका शरीर है उस वाले में आपको यह विभाजन देखने को मिलेगा, उसकी जो कोशिका है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कायिक या दैहिक जो कोशिका है उसमें आपको यह विभाजन देखने को मिल जाता है। इसमें एक मातृ कोशिका टूटकर दो संतति कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसमें एक मातृ कोशिका टूटकर दो संतति कोशिका का निर्माण करता है। कैसे होता है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक, जैसे मान चलिए कि पेरेंट सेल है, एक मान लीजिए यहाँ पे कि पेरेंट सेल है ये। ठीक है, और इससे दो अलग अलग क्या होगा, कोशिका का निर्माण होगा। दो अलग आपको कोशिका का निर्माण होगा। तो एक मदर सेल से, मातृ कोशिका से क्या हो रहा है, दो डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है। आप डॉटर सेल के लिए आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं संतति कोशिका, या फिर इंग्लिश में आप डॉटर सेल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डॉटर सेल, और इंग्लिश में आप हिंदी में आप संतति कोशिका लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। अब दो कोशिका हुआ और दोनों कोशिका का जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, मतलब यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है। मान लीजिए कि यदि हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, उसकी मातृ कोशिका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 46 क्रोमोजोम, यहाँ पे भी 46 क्रोमोजोम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें समान विभाजन हो रहा है। जो विभाजन हो रहा है वो समान हो रहा है, एक जैसा विभाजन हो रहा है, इसलिए लोग कह देते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन है। ठीक है, इसमें आपको ये दो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 46 ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों का नाम क्या करेंगे, तो इसको दोनों को कहेंगे हम डॉटर सेल, संतति कोशिका, संतति कोशिका, और उसको कह देंगे क्या, कि ये मातृ कोशिका है। तो इसमें एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिका का निर्माण होता है और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसी पॉइंट को पढ़ लेते हैं। दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है कि इस विभाजन में बने मातृ कोशिका से बने संतति कोशिका में, इस विभाजन में यहाँ पे बने काट दीजिएगा, मातृ कोशिका से बने संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। हम आपको बता दिए। ठीक है, अलग अलग में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होता है, लेकिन हमारे में 46 होता है। इसी को आप ह्यूमंस में, इसी को आप 23 पेयर कह सकते हैं, 23 2n कह सकते हैं। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा उस तरीके से, लेकिन 46 गुणसूत्र 23 पेयर में कह सकते हैं इसको। अगला, यह विभाजन कोशिकाओं के गुणन, वृद्धि तथा मरम्मत का कार्य करता है। जैसे मान के लिए कि आपके हाथों में चोट लग गया। ठीक है, आपका हाथ है और हाथ में चोट लग गया, वहाँ पे घाव हो गया, और घाव होने के बाद देखते हैं कुछ दिनों बाद वहाँ से फिर से स्किन आपको ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोशिका डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन होने से क्या हो गया कि वहाँ पे नए कोशिकाओं का निर्माण हो गया और सेम गुणसूत्र वाला निर्माण हो गया। तो फिर वहाँ पे आपको उस तरह का दिखने को मिल जाता है, उस पहले से ही, मतलब जिस तरह से स्किन पहले था उस तरह से ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि सेम गुणसूत्र का कोशिका का डिवीजन हुआ है, तो डिफरेंट होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, अगला है, और ये गुणन करने, वृद्धि करने, नया कोशिका और बनने में, ठीक है, और मरम्मत करने में, सब करने में आपको हेल्प कर देता है ये। ठीक है, कहाँ पे चोट लग गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो उससे इसमें कोशिका का निर्माण करने में ये हेल्प करता है। अध्ययन की सुविधा से इस विभाजन को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक अवस्था को, ये 5 अवस्था इतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, डिटेल पढ़िएगा तो फिर बचेगा ही क्या बाकी लोगों के लिए। नीट में इसका डिटेल पढ़ना होता है। ठीक है, आप तो उसकी तैयारी कर नहीं रहे, तो इसमें 5 यहाँ ध्यान रखिएगा, बस इतना सा। ठीक है, एक होता है अंतरावस्था, इंटरफेज बोलते हैं उसको। ठीक है, एक इंटरफेज, एक है पूर्वावस्था, प्रोफेज, एक है मध्यावस्था, मेटाफेज बोलते हैं, एक है एनाफेज,
ठीक है, पाश्चावस्था और लास्ट होता है अंत्यावस्था, टेलोफेज बोलते हैं। तो जब 5 अलग अलग फेज होता है, उसमें जो पाश्चावस्था है, पाश्चा यहाँ पे है, ठीक है, पाश्चावस्था जो सबसे छोटी फेज मानी जाती है किसका, कोशिका विभाजन का, ठीक है, उसमें भी कोशिका विभाजन कौन सा, तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन का। अगला है मियोसिस, क्या है मियोसिस, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री में यहाँ पे अर्ध लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे अर्ध कर लीजिएगा, अर्धसूत्री। इस विभाजन के खोज, इसका जो खोज किया था इसे बीजमैन ने किया था, किसने, बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, तथा इसका विस्तृत अध्ययन किया गया है किसके द्वारा, स्ट्रासबर्ग के द्वारा। बीजमैन इसका खोज किया और स्ट्रासबर्ग के द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन करा गया, ठीक है। और इसका जो नामकरण दिया है, नामकरण करने वाला काम जो किया है इन्होंने, वो फार्मर तथा मूरे ने किया है। क्या नामकरण, कि अर्धसूत्री विभाजन है वो, तो फार्मर तथा मूरे ने इसका नामकरण किया है। तो ये कुछ बात। अगला देखिएगा, यह के जो कोशिका विभाजन है, यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ, जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या होता है, तो आप यदि स्त्री की बात करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ओवम, और पुरुष की बात करेंगे तो उसमें मिल जाएगा स्पर्म, जिसको आप शुक्राणु कहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो ओवम एंड स्पर्म में आपको क्या मिल जाता है, इस तरीके का डिवीजन देखने को मिल जाएगा जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिका मतलब जिससे नए कोशिका, जिससे नए जीवों का ये सब का निर्माण हो सकता है, जिस कोशिका से, उसको बोल देते हैं कि जनन कोशिका है ये। तो ये पुरुषों में स्पर्म और ये महिलाओं में, स्त्रियों में आपको ओवम मिल जाएगा, और इसमें आपको देखने को मिलता है। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, ये देख लिया आप, जिसको जर्म सेल डिवीजन या फिर आपको रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन या सेक्स सेल डिवीजन भी कहा जाता है, इसको आप कह सकते हैं। इसमें विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इस वजह से अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इस कोशिका में विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, ठीक है। देखिए समझ लेते हैं आगे क्या बात कहना चाह रहा है ये। इसमें क्या होगा कि जो कोशिका बनेगा अंततः उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना रह जाएगा, तो आधा रह जाएगा। कैसे, तो देखिए ये आपका पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल से कोशिका का निर्माण हुआ पहली बार में, ये 23, ठीक है, और ये 23 बना। इसका दूसरा फेज भी होता है, 2 फेजों में ये कंप्लीट होता है पूरा कोशिका डिवीजन, ठीक है। अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2 बोलते हैं उसको। और इसमें भी 23 बना इससे, और इससे फिर से 23 बना, और इससे 23 बना, और इससे 23 बना, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो रहा है कि एक पेरेंट सेल से 2 कोशिका का निर्माण हुआ, जिसमें 23 और 23 बना, और फिर उससे भी मतलब एक फेज हो गया ये फर्स्ट फेज, और ये हो गया सेकेंड फेज। ये क्या हो गया आपका सेकेंड फेज हो गया, ये सेकेंड फेज हो गया। तो ये फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, 2 फेज में ये पूरा कोशिका विभाजन कंप्लीट होता है। और इसमें कितना बन रहा है, हमारे पास 46 है, यहाँ पे कितना बन रहा है, 23 बन रहा है, 23 बन रहा है, 23 बन रहा है, 23 बन रहा है। तो उसमें देखे थे आप समसूत्री विभाजन में कि एक पेरेंट सेल से 2 संतति कोशिका बन रहा था, यहाँ पे एक पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका बनता है, जो अंतिम अवस्था है ये वाला। अब ये मत कि सर यहाँ पे भी तो दो ही बना है, ये फर्स्ट फेज है, ये 2 फेजों में पूरा कोशिका डिवीजन पूरा होता है, ठीक है। तो ये 23, 23, 23, 23, ये इस तरीके से 4 आपको सेल डिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको लगेगा सर ऐसा क्यों ही हो रहा है, ऐसा इसलिए नहीं, मतलब मान लीजिए कि ऐसा नहीं होगा। तो जनन कोशिका में क्या होता है कि ओवम, अंडाणु और शुक्राणु का जाइगोट बनता है। अब दोनों का जाइगोट बनाएंगे, दोनों में आधा आधा गुणसूत्र रहेगा, तभी तो एक ह्यूमन जो अगला डेवलप होगा उसमें क्या होगा, 46 गुणसूत्र होगा, 23 + 23। नहीं तो वो यदि 46 कितना हो जाएगा समझ सकते हैं आप। मान लीजिए कि आप एक जाइगोट ओवम से 46 गुणसूत्र एक कोशिका से ले लिए, फिर 46 ले लिया आप स्पर्म से, तो अगला जो मनुष्य बनेगा उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कि जब जाइगोट बनता है, चूँकि ये जनन कोशिकाओं का, और स्त्री और पुरुष के जो जनन कोशिका होता है उसके मिलने के बाद जाइगोट बनता है, तो उससे एक नई संतति का जन्म होगा, और उसमें कोशिकाओं की संख्या कितना, गुणसूत्र की संख्या कितना रहेगा, तो यहाँ से 23 जाएगा, और उसमें पुरुष से 23 आएगा, 46 बन जाएगा। इस तरीके से इस तरह का डिवीजन आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसको क्या कहते हैं, न्यूनकारी कोशिका विभाजन कह देते हैं। तो न्यूनकारी का मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्शनल लिखा हुआ है, गलत सब लिखा हुआ है, रिडक्शनल सेल डिवीजन कह लीजिए यहाँ पर, ठीक है, रिडक्शनल सेल डिवीजन मतलब इसमें घट रहा है, क्या ह्रास हो रहा है, ठीक है। जो गुणसूत्र की संख्या पेरेंट सेल में था उसमें उतना नहीं रहा होकर डॉटर सेल में कम हो रहा है, इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन कह देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला है आपका किस विभाजन में 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 46 जो एक पेरेंट सेल है, यही डायग्राम आप बना लीजिएगा। यहाँ पे पेरेंट सेल है और यहाँ पे 2 और 2 ये बना पहली बार में, तो ये फर्स्ट फेज हो गया, और ये आपका सेकंड फेज हो गया, और सेकंड फेज में 23, 23, 23 बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे n का मतलब है नंबर, ठीक है। आप कोशिका का नंबर ध्यान, ये गुणसूत्र का नंबर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी रहता है कि 23 लिखा रहता है और ये पेयर में होता है, तो आप कह देते हैं कि 23 पेयर में हमारे यहाँ गुणसूत्र है, हमारे मतलब ह्यूमंस में होता है। तो यहाँ पे पेयर नहीं है, यहाँ पे नंबर है, ठीक है, 23 नंबर है,
तो ये 23 गुणसूत्र का नंबर है, यहाँ पे n है ये। इस कोशिका विभाजन में क्या होता है कि जो विभाजन है 2 चरणों में पूरा होता है। एक को अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, दूसरा को अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 बोल देते हैं। यहाँ पे अर्ध लगा लीजिएगा, ठीक है। अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 बोल देते हैं इसको। अर्धसूत्री जो 1 है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना रह जाता है, तो आधा रह जाता है। तो अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्र की संख्या कितना है, तो आधा है। और इसी कारण से इसे विषमरूपी विभाजन या न्यूनकारी विभाजन कह देते हैं। विषमरूपी या न्यूनकारी विभाजन कह देते हैं। हेट्रोटाइपिक या न्यूनकारी रिडक्शनल सेल डिवीजन कह सकते हैं आप। मतलब समसूत्री का मतलब होमोटाइपिक होता है, इसमें आप सेम विभाजन करवा रहे हैं तो होमोटाइपिक बोलते हैं उसको। जब डिफरेंट विभाजन होगा, मतलब पेरेंट सेल कुछ और है, विभाजन कुछ और हो रहा है, तो इसलिए इसको हेट्रोटॉपिक कह देते हैं। तो किसको, फर्स्ट वाले को कहते हैं, ध्यान रखना है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को कहते हैं। अगला है आपका अर्धसूत्री 2 सेकंड चरण। यह विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होता है। किसके समान होगा, तो समसूत्री विभाजन के समान होगा। और इसे समरूप विभाजन भी कहते हैं, समरूपी होमोटाइपिक विभाजन। मतलब आप देख रहे हैं, देखिए पहली बार पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल से बना 2, 23 और 23, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको गुणसूत्र यहाँ पे 46 है और यहाँ पे बन रहा है 23, तो ये क्या हो गया, हेट्रोटॉपिक हो गया, हेट्रोटॉपिक। और ये कौन सा चरण है, तो फेज नंबर 1 है। फेज नंबर 2 में क्या होगा, तो 2 बनेगा, फिर से 23 और 23, 23 और 23। इसमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि 46 बनता हुआ दिखाई दे रहा है इससे, मतलब अंततः बनेगा 46 बनेगा, 4 संतति कोशिका बनेगा। तो इसमें आपको डिवीजन पूरा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको समरूपी विभाजन कह देते हैं। अलग अलग होता है लेकिन विभाजन आपको पूरा दिखाई दे रहा है। अंततः जो 46 से निकला वो 46 बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इसको समसूत्री विभाजन के समान कहते हैं, समरूपी विभाजन कह देते हैं, क्योंकि इसमें विभाजन अंततः आपको 46 गुणसूत्र बनता हुआ दिखाई देता है। अलग अलग होता है लेकिन 46 बनता हुआ दिखाई देता है। इसे समरूपी विभाजन भी कहते हैं। हो गया। अमाइटोसिस में असूत्री विभाजन, यह विभाजन कम विकसित हुआ एक कोशिकीय जीवों में होता है, ठीक है। जो एक कोशिकीय जीव है और कम विकसित ये जीव है उसमें होता है, देखने को मिलेगा। यह विभाजन जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल इत्यादि में मिलता है। तो किसमें मिलेगा, तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल इत्यादि में सब विभाजन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मातृ कोशिका होता है जो लंबा होता है, मातृ कोशिका लंबा हो जाता है तथा बीच में धसाव हो जाता है और वह 2 भागों में बढ़ जाता है। आपको लगा सर क्या बोले जा रहे हैं, ये सब तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मान लीजिए कि ये सेल है आपका, ठीक है, पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, इसमें आपका केंद्रक है। अब ये क्या होगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी केंद्रक आपको यहाँ दिख रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, अगला इस फेज आएगा इसका, और अगला फेज में क्या होगा कि ये यहाँ से जो है टूटता हुआ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे टूट रहा है और 2 केंद्रक इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक मातृ सेल क्या हो गया, बीच में ये फैला, और फैलने होता क्या है कि फैलने के बाद आपको अब एक केंद्रक क्या इसको पूरे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो कहेगा ब्रेक डाउन करो भाई, तुम अलग जाओ, हमको नहीं लेना देना तुमसे कुछ भी, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन करके अलग अलग हो गया। तो ये केंद्रक 2 में आपको, दोनों में 2 कोशिका बना, दोनों में केंद्रक बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो एक कोशिका बीच में धसाव का मतलब ये जो धसाव देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, ये धसाव, ये ऐसे 2 टूट के अलग अलग 2 कोशिका का बन जाता है, ठीक है। चलिए, इसे मातृ कोशिका लंबा हो जाता है तथा जीव बीच में धसा हो जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, इसमें प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहा जाता है। इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन मतलब सामने से आपको केंद्रक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे केंद्रक आपको टूट के अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें 2 केंद्रक बना लीजिएगा आप, ठीक है, 2 केंद्रक, ये आपका केंद्रक है और ये टूट के 2 अलग अलग केंद्रक बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको इसमें सीधा सीधा आपको विभाजन देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये कोशिका है आपका, और इसको ऐसे स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो रहा है, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। और यहाँ से ये 2 अलग अलग भाग, एक एक इस तरह से बढ़ता हुआ, और थर्ड में आपको इस तरीके का गोलाकार संरचना आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जिसको क्या कह देते हैं हम लोग, ये कह देते हैं कि इसको विभाजन को, कि ये है आपका असूत्री विभाजन, क्योंकि इसमें सूत्र कोई अलग नहीं बन रहा है, कोशिका ही पूरा विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो असूत्री कोशिका विभाजन इसको कह देते हैं आप। उसके आगे है गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में हम पूरा एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे, उसी में न्यूक्लियोटाइड पढ़ लेंगे, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ लेंगे, ठीक है। और अलग से पूरा एक वीडियो उसका सेपरेट बना लेते हैं। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी आपको लगे देखने के बाद कि कैसा लगा है वीडियो, उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा जरूर प्लीज़, ठीक है। चलिए।